नमस्कार। सुन लो यूपीएससी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज के अखबार आ चुके हैं और उन पन्नों से निकल कर आया है आज का विश्लेषण। 13 अक्टूबर 2025 का वो निचोड़ जो यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए बेहद जरूरी है। बिल्कुल। और क्यों सुने हमें? भाई क्योंकि हम द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी जैसी जगहों से आप जानते हैं, दिन भर की सबसे महत्वपूर्ण खबरें छानकर, समझाकर आपके सामने रखते हैं। एकदम क्लियर, आसान भाषा में, ताकि जो जरूरी है वो कभी मिस ना हो। और देखिए, ये विश्लेषण सुनकर आपका घंटों का समय बचेगा। इसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। और रिवीजन के लिए कंसाइज नोट्स रोज टेलीग्राम पर मिल ही जाते हैं। हाँ, तो आज हम कई महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे, जैसे शासन में आरटीआई एक्ट के 20 साल और नया ओएसएच कोड है। अर्थव्यवस्था में ब्लू इकोनॉमी पर नीति आयोग की नई रणनीति है, वो भी देखना है। समिट और इंडिया मंगोलिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इन सब पर बात होगी। बिल्कुल। इसके साथ ही ये सामाजिक मुद्दे, संस्कृति, कल्चर, आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, पर्यावरण, एनवायरनमेंट, एथिक्स, प्रीलिम्स फैक्ट्स, मेंस क्वेश्चंस और क्विज पर भी पूरी बात होगी। हर पहलू को गहराई से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। सबसे पहले पॉलिटी एंड गवर्नेंस, सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट, 20 साल हो गए इसे। जी हाँ, दी आरटीआई एक्ट एट 20, इसे एक सनशाइन लॉ कहा गया था। मतलब एक ऐसा कानून जो सरकारी कामकाज में रोशनी डाले, पारदर्शिता लाए। 2005 में आया था ये। हाँ, और ये निकला है हमारे संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) से, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी। तो ये एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार का हिस्सा है। बिल्कुल। पर आज इसकी 20वीं वर्षगांठ पर, जैसा आपने कहा, सवाल उठ रहे हैं। वाईएस शर्मिला जैसे नेताओं ने आरोप भी लगाए हैं कि सरकार इस एक्ट को कमजोर कर रही है। तो सवाल है, क्या ये चमकता कानून अब ढलान पर है? अ सनशाइन लॉ फेसिंग सनसेट? हाँ, ये चिंता की बात तो है। क्या मुख्य चुनौतियां दिख रही हैं? देखिए, दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली है जिसे हम कह सकते हैं इंस्टीट्यूशनल पैरालिसिस, यानी संस्थागत पंगुता। मतलब जो संस्थाएं इसे लागू करने के लिए बनी हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सीआईसी और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस एसआईसीज, वो ठीक से काम नहीं कर पा रही हैं। अच्छा, सीआईसी और एसआईसीज, ये स्टैट्यूटरी बॉडीज है ना, संविधिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं। हाँ, बिल्कुल सही। ये स्टैट्यूटरी है, संसद के कानून से बनी है। अब दिक्कत ये है कि सतर्क नागरिक संगठन एसएनएस का एक आकलन आया है। उसके मुताबिक जून 2025 तक देश भर की 29 कमीशंस में करीब, आप यकीन नहीं करेंगे, 4 लाख से ज्यादा अपीलें और शिकायतें लंबित थी। 4 लाख? 4 लाख से ज्यादा? मतलब किसी को जानकारी चाहिए तो सालों इंतजार करना पड़ेगा। यही हो रहा है। कुछ राज्यों में स्थिति तो बहुत ही गंभीर है। अनुमानित प्रतीक्षा समय, मतलब एस्टिमेटेड वेटिंग टाइम, तेलंगाना में पता है कितना है? 29 साल। 29 ईयर्स। 29 साल आरटीआई का जवाब मिलने में। हाँ, और त्रिपुरा में 23 साल, 23 ईयर्स। छत्तीसगढ़ में 11 साल। ये तो जो कानून की 30 दिन की समय सीमा है, उसका मजाक उड़ाने जैसा है। ये तो वाकई मतलब अविश्वसनीय है। और इसके पीछे वजह क्या है? स्टाफ नहीं है। स्टाफ की कमी, पद खाली पड़े रहना, ये सब बड़े कारण हैं। रिपोर्ट बताती है कि 6 राज्य आयोग तो लगभग डिफंक्ट हो चुके, काम ही नहीं कर रहे। झारखंड और हिमाचल प्रदेश नॉन फंक्शनल है। सीआईसी में भी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का पद खाली पड़ा है। बाप रे। ये तो इंस्टीट्यूशनल पैरालिसिस का एकदम जीता जागता उदाहरण है। और दूसरी चुनौती क्या बता रहे थे आप? दूसरी चुनौती है लेजिस्लेटिव डाइल्यूशन, यानी कानून को विधायी तरीके से कमजोर करना। इसमें 2 बड़े कदम हुए हैं। पहला तो 2019 में एक संशोधन आया था। हाँ, वो याद है, जिसमें केंद्र सरकार को इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के टेन्योर और सैलरीज तय करने की शक्ति मिल गई थी। एग्जैक्टली। उससे उनकी स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस पर सवाल खड़े हुए। और दूसरा जो हाल ही में हुआ है, वो है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का असर। इसने आरटीआई एक्ट के एक महत्वपूर्ण सेक्शन 81J को अमेंड कर दिया है। सेक्शन 81J, ये तो पर्सनल इंफॉर्मेशन, व्यक्तिगत जानकारी से जुड़ा है ना? हाँ, वही। पहले इसमें क्या था कि अगर कोई व्यक्तिगत जानकारी है तो उसे सामान्यतः नहीं दिया जाता था। लेकिन अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट यानी व्यापक जनहित में जरूरी हो तो उसे डिस्क्लोज किया जा सकता था। ये एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट था। अच्छा, तो डीपीडीपी एक्ट ने क्या बदला? डीपीडीपी एक्ट ने वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट वाला क्लॉज ही हटा दिया सेक्शन 81J से। क्या पूरा हटा दिया? हाँ, अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर जानकारी
पर्सनल इन्फॉर्मेशन के दायरे में आती है तो पीआईओ मतलब पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर उसे देने से मना कर सकता है, भले ही कितना भी बड़ा जनहित जुड़ा हो। अरे ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। ये सिर्फ बदलाव नहीं, ये एक फिलोसॉफिकल शिफ्ट है। पहले सिद्धांत था ट्रांसपेरेंसी बाय डिफॉल्ट, मतलब पारदर्शिता पहली प्राथमिकता। अब हो गया है प्राइवेसी बाय डिफॉल्ट, मतलब गोपनीयता पहली प्राथमिकता। इसका असर क्या होगा? विशेषज्ञों को आशंका है कि पीआईओज अब पर्सनल इंफॉर्मेशन की आड़ लेकर 90% तक रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पर्सनल इंफॉर्मेशन की परिभाषा भी काफी वाइड हो सकती है। तो ये राइट टू इंफॉर्मेशन कहीं राइट टू डिनाई इंफॉर्मेशन न बन जाए, ये डर है। और आपने कहा था कि प्रवर्तन की भी कमी है। हाँ, वो तीसरी बड़ी चुनौती है। एसएनएस की रिपोर्ट ये भी बताती है कि जिन मामलों में पीआईओज पर देरी या गलत जानकारी देने के लिए जुर्माना पेनल्टी लगाया जा सकता था, उनमें से 98% मामलों में जुर्माना लगाया ही नहीं गया। 98%? तो फिर डर किसका रहेगा? बिल्कुल, जब कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं होगी तो पीआईओज क्यों समय पर और सही जानकारी देंगे? ऊपर से आरटीआई यूजर्स पर हमले भी बढ़ रहे हैं। 108 से ज्यादा आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है, सैकड़ों को हैरेसमेंट झेलना पड़ा है। ओह, ये तो बहुत दुखद है। और जो विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014 है, जो ऐसे लोगों को सुरक्षा देने के लिए था, वो आज तक ठीक से लागू ही नहीं हुआ है। इसका एक चिलिंग इफेक्ट होता है, लोग सवाल पूछने से डरने लगते हैं। तो कुल मिला के ये कानून, जिसने आदर्श हाउसिंग स्कैम जैसे घोटाले उजागर किए, जिसने चुनावी पारदर्शिता में मदद की, जिसने लाखों आम लोगों को राशन पेंशन जैसी चीजों के लिए सशक्त किया, वो आज खुद खतरे में लग रहा है। तो जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करे, नियुक्तियां हो, बैकलॉग कम हो, सेक्शन 8(1)(j पर पुनर्विचार हो और विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट को तुरंत लागू किया जाए। बिल्कुल, इस सनशाइन लॉ को बचाना बहुत जरूरी है। चलिए अब शासन गवर्नेंस में ही अगले विषय पर आते हैं, लेबर गवर्नेंस में सुधार और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस OSH कोड 2020। श्रम मंत्रालय ने हाल ही में इसका बचाव करते हुए एक पत्र लिखा है। जी हाँ, OSH कोड 2020 ये उन 4 लेबर कोड्स में से एक है जो सरकार लाई थी, पुराने लगभग 29 केंद्रीय श्रम कानूनों सेंट्रल लेबर लॉस को कंसोलिडेट करके। बाकी 3 हैं कोड ऑन वेजेस 2019, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस 2020 और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। अच्छा, तो ये OSH कोड क्या करता है? इसने किन पुराने कानूनों की जगह ली? OSH कोड का मुख्य उद्देश्य है व्यावसायिक सुरक्षा, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, स्वास्थ्य, हेल्थ और काम करने की स्थितियों, वर्किंग कंडीशंस को रेगुलेट करने वाले कानूनों को कंसोलिडेट और अमेंड करना। इसने करीब 13 पुराने केंद्रीय कानूनों को अपने में समाहित किया है, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट 1948, माइंस एक्ट 1952 वगैरह। 13 पुराने कानून 13 कानूनों को एक में मिला दिया। तो इससे फायदा क्या हुआ? फायदा यह है कि इससे कानूनों का जाल कम हुआ है, सिंप्लीफिकेशन हुआ है। इससे रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी कम होने की उम्मीद है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधर सकता है। और इसमें श्रमिकों के लिए क्या खास है? मंत्रालय तो कह रहा है कि इससे श्रमिकों के अधिकार कम नहीं हुए। हाँ, मंत्रालय का यही कहना है। कोड में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जो श्रमिकों के हित में लगते हैं, जैसे सभी कर्मचारियों के लिए नियुक्ति पत्र अनिवार्य कर दिए गए हैं। पहले कई जगहों पर यह नहीं होता था। ये तो अच्छी बात है। और दूसरा, महिलाओं के रोजगार को लेकर एक बड़ा कदम है। अब महिलाओं को उनकी सहमति, कंसेंट और पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ सभी तरह के प्रतिष्ठानों में रात की शिफ्ट में भी काम करने की अनुमति दी गई है। पहले कई क्षेत्रों में इस पर पाबंदी थी। इसे लैंगिक समानता की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। और सुरक्षा मानकों का क्या वो मजबूत हुए हैं? कोड में नियोक्ताओं पर एक स्पष्ट वैधानिक जिम्मेदारी डाली गई है कि वे एक सुरक्षित कार्य वातावरण, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रदान करें। उल्लंघन करने पर दंड भी काफी कड़े कर दिए गए हैं। खासकर हजारदस प्रोसेसेस वाले उद्योगों में उल्लंघन पर 2 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। लेकिन एक बदलाव पर काफी चर्चा है, वो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर वाला। ये क्या है? हाँ, ये एक बड़ा दार्शनिक बदलाव है। पहले जो लेबर इंस्पेक्टर होते थे, उनकी भूमिका अक्सर प्यूनिटिव यानी दंडात्मक मानी जाती थी, जिसे इंस्पेक्टर राज भी कहा जाता था। अब उनका पदनाम बदलकर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, निरीक्षक सह सुविधाकर्ता कर दिया गया है। मतलब अब वो सिर्फ जांच और सजा नहीं देंगे? हाँ, अब उनकी भूमिका सलाहकार, एडवाइजरी और सुविधाजनक फैसिलिटेटिव भी होगी।
मतलब वो नियोक्ताओं को नियमों का पालन करने में मदद करेंगे, सलाह देंगे। सोच ये है कि इससे प्यूनिटिव अप्रोच से हटकर एक कोलैबोरेटिव सेफ्टी कल्चर बनेगा। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या इससे नियमों के पालन में ढिलाई नहीं आएगी? कहीं ये फैसिलिटेशन के नाम पर रेगुलेटरी कैप्चर या ढीले इन्फोर्समेंट का रास्ता तो नहीं खोल देगा? ये बिल्कुल जायज चिंता है और यही इस मॉडल की सबसे बड़ी चुनौती है। जहां एक तरफ इसका उद्देश्य है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना, वहीं ये सुनिश्चित करना होगा कि सुरक्षा मानकों से समझौता ना हो, खासकर उन उद्योगों में जहां खतरा ज्यादा है। कोड खुद ब्रॉड ड्यूटीज और स्टैंडर्ड्स बताता है, स्पेसिफिक डिटेल्स नियमों में आनी है। तो वो रूल्स कितने प्रभावी बनते हैं और ये इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर्स कितने सक्षम और निष्पक्ष होते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। हाँ, मतलब असली परीक्षा तो इम्प्लीमेंटेशन में होगी। रूल्स का तेजी से बनना, इन फैसिलिटेटर्स का कैपेसिटी बिल्डिंग और नियोक्ताओं व श्रमिकों के बीच जागरूकता, ये सब जरूरी होगा। बिल्कुल। एक और बात, ये कोड 13 सेक्टर स्पेसिफिक कानूनों से हटकर एक प्रिंसिपल बेस्ड रेगुलेशन की ओर जा रहा है। ये फ्लेक्सिबिलिटी तो देता है, पर डाइल्यूशन का रिस्क भी है, इसलिए स्टैंडर्ड्स बहुत क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो ये था OSC कोड। अब जरा अर्थव्यवस्था की तरफ चलते हैं। नीति आयोग ने ब्लू इकोनॉमी यानी नीली अर्थव्यवस्था और मत्स्य पालन पर एक नई रणनीति जारी की है। ये ब्लू इकोनॉमी आजकल काफी सुनने में आ रहा है। जी हाँ, ब्लू इकोनॉमी बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है समुद्री संसाधनों यानी ओशन रिसोर्सेज का सतत उपयोग यानी सस्टेनेबल यूज करके आर्थिक विकास करना, आजीविका सुधारना और साथ ही समुद्र के स्वास्थ्य यानी ओशन हेल्थ को भी बनाए रखना। ये सीधे तौर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 यानी SDG 14 लाइफ बिलो वाटर से जुड़ा हुआ है। और नीति आयोग की ये नई रणनीति किस पर फोकस कर रही है? ये रिपोर्ट 13 अक्टूबर 2025 को जारी हुई है, जिसका टाइटल है इंडियाज ब्लू इकोनॉमी स्ट्रैटेजी फॉर हार्नेसिंग डीप सी एंड ऑफशोर फिशरीज। जैसा नाम से ही जाहिर है, इसका मुख्य फोकस गहरे समुद्र यानी डीप सी और अपतटीय यानी ऑफशोर मत्स्य पालन पर है। इसे नीति आयोग के CEO, फिशरी सेक्रेटरी और MPEDA के चेयरमैन ने लॉन्च किया, जो इसकी इंपॉर्टेंस दिखाता है। भारत के लिए ब्लू इकोनॉमी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, भारत की समुद्री क्षमता बहुत विशाल है। हमारे पास लगभग 7,517 किलोमीटर लंबी कोस्टलाइन है। हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा है, 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, और इस सेक्टर से करीब 4 मिलियन यानी 40 लाख से ज्यादा मछुआरे जुड़े हुए हैं। तो इसमें आर्थिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। अभी ये हमारी GDP में लगभग 4% का योगदान देता है। 4%? ये तो काफी है। और सरकार इस दिशा में क्या कर रही है? सरकार ने कई महत्वपूर्ण पहले शुरू की हैं, जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY है, जिसका उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र को आधुनिक बनाना, नुकसान कम करना और मछुआरों की आय दोगुनी करना है। इसका आउटले 20,050 करोड़ है, 20,050 करोड़ रुपीस। 20,050 करोड़ काफी बड़ा अमाउंट है। हाँ, और इसके अलावा सागरमाला प्रोग्राम है, जो बंदरगाह आधारित विकास, पोर्ट लेड डेवलपमेंट पर केंद्रित है, ताकि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो और कनेक्टिविटी सुधरे। फिर डीप ओशन मिशन है, जिसका लक्ष्य गहरे समुद्र के संसाधनों जैसे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स की खोज करना और उनके खनन के लिए टेक्नोलॉजी विकसित करना है। हाँ, डीप सी माइनिंग की भी बात होती है, लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल उठता है। एक तरफ तो पारंपरिक मछुआरे हैं, जिनकी संख्या 40 लाख से ज्यादा है, उनकी आजीविका है। दूसरी तरफ आप बात कर रहे हैं डीप सी माइनिंग, ऑफशोर रिन्यूएबल एनर्जी, इंडस्ट्रियल एक्वाकल्चर जैसे बड़े पूंजी गहन कैपिटल इंटेंसिव उद्योगों की। क्या इन दोनों में टकराव नहीं होगा? ये बिल्कुल सही और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है इस पूरी स्ट्रैटेजी का, द इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट, लाइवलीहुड्स वर्सेस इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये एक बड़ा चैलेंज है। पारंपरिक समुदायों का उत्थान और पूंजी गहन उद्योगों को बढ़ावा देना, इन दोनों उद्देश्यों के बीच संतुलन साधना बहुत जरूरी है। क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स से तो पर्यावरण पे भी असर पड़ेगा, उनके मछली पकड़ने के इलाकों पर भी। एग्जैक्टली, बड़े उद्योगों का एनवायरमेंटल फुटप्रिंट ज्यादा हो सकता है। इससे मछली पकड़ने के मैदान, फिशिंग ग्राउंड्स नष्ट हो सकते हैं, समुद्री आवासों, मरीन हैबिटाट्स को नुकसान पहुंच सकता है और तटीय आबादी का विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। भारत का विकास पारंपरिक रूप से भूमि आधारित रहा है, लैंड बेस्ड रहा है। अब ब्लू इकोनॉमी की ओर ये स्ट्रेटेजिक रीओरिएंटेशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जमीनी संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। साथ ही हिंद महासागर में जियोपॉलिटिकल कंपटीशन भी है।
तो इस टकराव को कैसे मैनेज किया जा सकता है? क्या है नीति आयोग की रणनीति में? देखिए, रणनीति इस संतुलन की जरूरत को पहचानती है। इसके लिए एक मजबूत कानूनी और संस्थागत ढांचे, स्ट्रॉन्ग लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की जरूरत होगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है मरीन स्पेशल प्लानिंग, MSP, यानी समुद्री स्थानिक योजना। मरीन स्पेशल प्लानिंग, ये क्या होता है? MSP का मतलब है समुद्र के विभिन्न हिस्सों का उपयोग वैज्ञानिक और पारदर्शी तरीके से तय करना कि कौन सा क्षेत्र मछली पकड़ने के लिए होगा, कौन सा शिपिंग के लिए, कौन सा ऊर्जा उत्पादन के लिए, कौन सा संरक्षण के लिए। इससे कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे। अच्छा, ये तो जरूरी लग रहा है। हाँ, इसके अलावा प्रभावी बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म्स बनाने होंगे ताकि विकास का लाभ स्थानीय समुदायों तक भी पहुंचे। और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स भी चाहिए ताकि विवादों को सुलझाया जा सके। पारंपरिक समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। भारत का ब्लू इकोनॉमी फ्रेमवर्क, जो सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन विजन से भी जुड़ा है, कोलैबोरेटिव होना चाहिए, न कि अग्रेसिव या डेट ड्रिवन जैसा कुछ और मॉडल्स में दिखता है। मतलब विकास ऐसा हो जो सबको साथ लेकर चले और पर्यावरण का भी ध्यान रखे। इसके लिए एक नेशनल ब्लू इकोनॉमी अथॉरिटी बनाने की भी बात हो रही है शायद। जी हाँ, एक ऐसी केंद्रीय संस्था की जरूरत महसूस की जा रही है जो विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसीज के बीच समन्वय स्थापित कर सके और इस पूरी रणनीति के कार्यान्वयन की निगरानी करे। साथ ही समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान, मरीन साइंटिफिक रिसर्च और प्रौद्योगिकी विकास में निवेश बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, ये हुई ब्लू इकोनॉमी की बात। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, इंटरनेशनल रिलेशंस की ओर। पहला मुद्दा है गाजा पीस समिट। मिस्र के शाम एल शेख में यह शिखर सम्मेलन हो रहा है। हाँ, ये एक उच्च स्तरीय शांति शिखर सम्मेलन है, हाई लेवल पीस समिट, जो 13 अक्टूबर 2005 को शुरू हुआ। इसका फोकस गाजा कॉन्फ्लिक्ट पर है, जो पिछले 2 सालों से चल रहा है, खासकर अक्टूबर 7, 2023 के हमास हमले के बाद। और इसके सह अध्यक्ष कौन हैं? इसके कोचेयर्स हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी। इसमें 20 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जैसे फ्रांस, यूके, स्पेन और UN सेक्रेटरी जनरल भी। और भारत की तरफ से कौन गया है? भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं विदेश राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, श्री कीर्तिवर्धन सिंह। उन्हें प्रधानमंत्री के विशेष दूत, स्पेशल एनवॉय के रूप में भेजा गया है। कीर्तिवर्धन सिंह स्पेशल एनवॉय के तौर पर। मतलब विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री खुद नहीं गए, इसका कोई खास मतलब है? हाँ, ये भारत का एक सोचा समझा सधा हुआ कूटनीतिक कदम है। इसे आप कह सकते हैं अ कैलिब्रेटेड एंगेजमेंट। MOS स्तर के प्रतिनिधि को स्पेशल एनवॉय बनाकर भेजने के कई मायने हैं। जैसे? पहला, भारत अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करना चाहता है। पश्चिम एशिया भारत के लिए स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी ऊर्जा सुरक्षा, बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय और अब इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC जैसे इनिशिएटिव्स के लिहाज से, तो इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हो रही चर्चा से भारत अलग नहीं रह सकता है। ठीक है। और दूसरा, भारत वैश्विक शांति, ग्लोबल पीस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दिखाना चाहता है। लेकिन तीसरा, इस शिखर सम्मेलन का नतीजा अभी बहुत अनिश्चित है, अनसर्टेन है, खासकर इसीलिए क्योंकि इसमें हमास को आमंत्रित नहीं किया गया है और इजराइल की भागीदारी भी स्पष्ट नहीं थी। ऐसे में भारत ने अपना सर्वोच्च राजनीतिक नेतृत्व, हाईएस्ट पॉलिटिकल कैपिटल, निवेश करने से परहेज किया है। ये क्लासिक डिप्लोमेटिक हेजिंग स्ट्रैटेजी है। मतलब शामिल भी रहना है पर बहुत ज्यादा उम्मीदें भी नहीं लगानी है। बिल्कुल। और ये भारत की डी-हाइफनेटेड वेस्ट एशिया पॉलिसी को भी दर्शाता है। डी-हाइफनेशन पॉलिसी मतलब इजराइल और फिलिस्तीन के साथ रिश्तों को अलग अलग देखना। एग्जैक्टली। ऐतिहासिक रूप से भारत पोस्ट कॉलोनियल सॉलिडेरिटी के चलते फिलिस्तीनी मुद्दे का प्रबल समर्थक रहा है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में भारत ने अपनी नीति को ज्यादा प्रैग्मैटिक, ज्यादा इंटरेस्ट बेस्ड बनाया है। हम आज भी 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन करते हैं, लेकिन साथ ही इजराइल के साथ हमारी बहुत मजबूत रणनीतिक साझेदारी भी है, डिफेंस, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में। और खाड़ी के देशों के साथ हमारी गहरी आर्थिक निर्भरता भी है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है। तो भारत किसी एक पक्ष का साथ देने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों को साध रहा है। हाँ, विचारधारा से ज्यादा राष्ट्रीय हितों पर फोकस है। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है अमेरिका द्वारा प्रस्तावित 20 सूत्री शांति योजना, US ब्रोकर 20 पॉइंट पीस प्लान को आगे बढ़ाना, जिसमें युद्ध विराम, बंधकों कैदियों की रिहाई, गाजा का विसैनीकरण, डीमिलिटराइजेशन और एक अंतर्राष्ट्रीय शासन निकाय, इंटरनेशनल गवर्नेंस बॉडी बनाना शामिल है। भारत इस प्रक्रिया में एक रचनात्मक भूमिका निभा सकता है, शायद गाजा के पुनर्निर्माण में भी।
देखना होगा ये शिखर सम्मेलन कितना सफल होता है। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ही अगले विषय पर आते हैं, इंडिया मंगोलिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। मंगोलिया के राष्ट्रपति भारत यात्रा पर हैं। जी हाँ, मंगोलिया के राष्ट्रपति H.E. खुरलसुख उखना 13 अक्टूबर से 4 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। ये राष्ट्राध्यक्ष के रूप में उनकी पहली भारत यात्रा है। और ये यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि इस साल भारत और मंगोलिया अपने राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो 1955 में स्थापित हुए थे। 70 साल, काफी लंबा रिश्ता है। और 2015 में ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी बनी थी। हाँ, 2015 में प्रधानमंत्री मोदी की मंगोलिया यात्रा के दौरान इसे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया था। और इस यात्रा का उद्देश्य इसी साझेदारी को और गति देना है। इसमें वो थर्ड नेबर पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का क्या एंगल है? ये इस साझेदारी का मूल आधार है। देखिए, मंगोलिया ज्योग्राफिकली 2 बहुत बड़े देशों रूस और चीन के बीच स्थित है। अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखने के लिए मंगोलिया ने थर्ड नेबर पॉलिसी अपनाई है, जिसके तहत वो अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत जैसे अन्य देशों के साथ अपने संबंध मजबूत करता है। अच्छा, तो भारत उनके लिए एक महत्वपूर्ण तीसरा पड़ोसी है। बिल्कुल। और भारत के लिए अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत मंगोलिया एक महत्वपूर्ण समान विचारधारा वाला डेमोक्रेटिक पार्टनर है। तो ये दोनों नीतियां एक दूसरे की पूरक हैं। ये एक तरह की जियोपॉलिटिकल हेजिंग है, जहां 2 लोकतंत्र अपने हितों के लिए सहयोग कर रहे हैं। तो इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के मुख्य पिलर्स क्या हैं? किन क्षेत्रों में सहयोग हो रहा है? कई महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। सबसे प्रमुख है इकोनॉमिक एंड एनर्जी कोऑपरेशन। इसमें फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है भारत द्वारा दिए गए 1.7 बिलियन US$ के लाइन ऑफ क्रेडिट LOC से बन रही दोर्नोगोभी तेल रिफाइनरी। 1.7 बिलियन डॉलर की रिफाइनरी, ये मंगोलिया के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? बहुत ज्यादा। अनुमान है कि 2026-27 तक पूरा होने पर यह मंगोलिया की लगभग 60% ईंधन जरूरतें पूरी करेगी, जिससे रूस पर उसकी ऊर्जा निर्भरता काफी कम हो जाएगी। 60% फ्यूल नीड्स। वाह, ये तो गेम चेंजर हो सकता है उनके लिए। और किन क्षेत्रों में सहयोग है? माइनिंग एंड क्रिटिकल मिनरल्स एक और अहम क्षेत्र है। मंगोलिया में कुकिंग कोल और रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स REE के भंडार हैं। भारत इनकी लॉन्ग टर्म सप्लाई के लिए बातचीत कर रहा है, जो हमारी अपनी जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, क्रिटिकल मिनरल्स तो आजकल बहुत जरूरी हैं। डिफेंस में भी कुछ है? डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी गहरा हो रहा है। दोनों देशों की सेनाएं नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास नुमारिक एलिफेंट करती हैं। नुमारिक एलिफेंट याद रखिएगा। भारत मंगोलिया की डिफेंस कैपेसिटी बिल्डिंग में भी मदद कर रहा है, जैसे एक साइबर सुरक्षा ट्रेनिंग हब स्थापित करने में। और सांस्कृतिक संबंधों का क्या? आपने 70 साल के रिश्तों की बात की थी। कल्चरल एंड स्पिरिचुअल टाइज इस रिश्ते की आत्मा है। बौद्ध धर्म दोनों देशों को गहराई से जोड़ता है। ये भारत की सॉफ्ट पावर का एक बहुत शक्तिशाली साधन है, जो गुडविल और ट्रस्ट बनाता है। ये इस रिश्ते को सिर्फ ट्रांजैक्शनल होने से बचाता है और इसे ज्यादा टिकाऊ बनाता है। सही बात है। तो इस यात्रा से उम्मीद है कि ये सभी क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत होगा। जी बिल्कुल। कनेक्टिविटी सुधारना, कैपेसिटी बिल्डिंग में निरंतर समर्थन देना और UN जैसे मल्टीलैटरल फोरम्स में सहयोग बढ़ाना, ये आगे की राह हो सकती है। चलिए अब जरा सोशल इश्यूज एंड वेलफेयर की तरफ मुड़ते हैं। शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक बड़ी घोषणा की है स्कूली पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को शामिल करने की। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण घोषणा है। योजना ये है कि अगले शैक्षणिक वर्ष एकेडमिक ईयर 2026-27 से कक्षा 3 से ही सभी छात्रों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता को पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में शामिल किया जाएगा। क्लास 3 से? मतलब काफी छोटी उम्र से। जी हाँ, क्लास 3 से। इसका फ्रेमवर्क CBSE द्वारा विकसित किया जा रहा है। ये कदम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के अनुरूप है, जिसमें टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और AI जैसे कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स पर जोर दिया गया है। अभी AI स्कूलों में कैसे पढ़ाया जा रहा है? अभी क्लास 6 से इसे एक स्किल सब्जेक्ट के रूप में ऑफर किया जाता है और क्लासेस 9 to 12 में ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जिसे करीब 18,000 स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। लेकिन अब इसे क्लास 3 से ही कंपल्सरी बनाने की योजना है। इसके पीछे क्या सोच है? क्यों जरूरी है इतने कम उम्र से AI पढ़ाना? उद्देश्य ये है कि AI को सिर्फ एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट न बनाकर इसे एक बुनियादी साक्षरता, बेसिक लिटरेसी की तरह देखा जाए। जैसे पढ़ना लिखना या गणित सीखना जरूरी है, वैसे ही आने वाले समय में
AI लिटरेसी भी जरूरी होगी। छात्रों और शिक्षकों दोनों को भविष्य के लिए तैयार करना है, ताकि वो सिर्फ AI के कंज्यूमर्स न बने बल्कि क्रिएटर्स और इनोवेटर्स भी बने। नीति आयोग की एक रिपोर्ट ने भी AI के जॉब मार्केट पर प्रभाव की बात की थी। कुछ नौकरियां जाएंगी, पर नई नौकरियां बनेंगी भी। तो पाठ्यक्रम कैसा होगा? क्या छोटे बच्चों को कोडिंग सिखाएंगे? नहीं, फ्रेमवर्क एज अप्रोप्रिएट और स्कैफोल्डेड होगा। मतलब उम्र के हिसाब से धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। शुरुआती स्टेज में, जैसे प्राइमरी में, फोकस कोडिंग पर नहीं बल्कि क्यूरियोसिटी जगाने, लॉजिकल थिंकिंग बढ़ाने पर होगा। गेम्स, एक्टिविटीज, सिंपल टूल्स के जरिए फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स जैसे पैटर्न रिकग्निशन सिखाया जाएगा। और फिर मिडिल और सेकेंडरी में? मिडिल स्कूल में AI क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं और इसके एथिकल कंसिडरेशंस क्या हैं, जैसे बायस वगैरह, इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्तर पर प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग, डेटा मैनेजमेंट और एथिकल यूज जैसे एडवांस टॉपिक्स आ सकते हैं। छात्र शायद सिंपल मॉडल्स या चैटबॉट्स बनाना भी सीखें। सुनने में तो बहुत फ्यूचरिस्टिक लग रहा है, लेकिन चुनौतियां भी तो होंगी। बिल्कुल, चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है टीचर ट्रेनिंग। देश में 1 करोड़ से ज्यादा शिक्षक हैं। उन सबको AI पढ़ाने के लिए ट्रेन करना एक मैमथ टास्क है। हालांकि एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। हाँ, ये तो है। और दूसरी चुनौती? दूसरी बड़ी चुनौती है डिजिटल डिवाइड, यानी डिजिटल विभाजन। क्या सभी स्कूलों, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में, बच्चों के पास कंप्यूटर्स और इंटरनेट की समान पहुंच होगी? अगर नहीं, तो ये लर्निंग गैप को और बढ़ा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा। सही बात है। और AI, खासकर जनरेटिव AI जैसे ChatGPT वगैरह के साथ एथिकल कंसर्न्स भी जुड़े हैं। हाँ, ये तीसरी बड़ी चिंता है। एथिकल गार्ड रेल्स, नैतिक सुरक्षा उपाय। जनरेटिव AI के अनसुपरवाइज्ड इंटरेक्शन के जोखिम हैं। बायस फैल सकता है, मिस इन्फॉर्मेशन आ सकती है, इनएप्रोप्रिएट कंटेंट मिल सकता है। इसलिए करिकुलम में स्ट्रॉन्ग एथिकल गार्ड रेल्स और क्रिटिकल थिंकिंग का समावेश बहुत जरूरी है। बच्चों को डिजिटल सिटीजनशिप सिखाना होगा। और होमवर्क वगैरह में AI का मिसयूज, बच्चे AI से असाइनमेंट करवा लें तो? ये चौथी चिंता है, एकेडमिक इंटेग्रिटी, शैक्षणिक अखंडता। इसका खतरा तो है। इसलिए असेसमेंट मेथड्स यानी मूल्यांकन के तरीकों में भी बदलाव लाना होगा। सिर्फ रटने पर आधारित परीक्षा काम नहीं करेगी। मतलब ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, जिसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग, करिकुलम डिजाइन और एथिकल गाइडलाइंस सब पर एक साथ काम करना होगा। क्रिटिकल थिंकिंग पर मजबूत फोकस, ये आगे की राह हो सकती है। ठीक है, अब कल्चर एंड हेरिटेज की बात करते हैं। सबरीमला टेम्पल से जुड़ी खबर है। सोने के दुरुपयोग की जांच का दायरा बढ़ गया है। जी हाँ, केरल में स्थित प्रसिद्ध सबरीमाला अयप्पा टेम्पल, वहां कथित सोने के दुरुपयोग, मिसअप्रोप्रिएशन के मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT की जांच तेज हो गई है और उसका दायरा अब केरल से बाहर तमिलनाडु और कर्नाटका तक पहुंच गया है। ये मामला क्या है एग्जैक्टली? आरोप ये हैं कि मंदिर के रेस्टोरेशन वर्क के दौरान, जो 2019 में हुआ था, सोने की परत चढ़े हुए आर्टिफैक्ट्स जैसे द्वारपालकों की मूर्तियों और गर्भगृह के दरवाजे की कवरिंग से सोना निकाला गया या उसमें अनियमितताएं हुई। ये काम चेन्नई की एक प्राइवेट फर्म को सौंपा गया था। अब SIT सोने की मात्रा में डिस्क्रिपेंसी की जांच कर रही है, जो चोरी का संकेत हो सकता है। और ये SIT किसने बनाई है? ये SIT केरला हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त की गई है और कोर्ट ही इसकी निगरानी कर रहा है। कोर्ट में एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को एमिकस क्यूरिए, अदालत का मित्र, भी नियुक्त किया है इस मामले में मदद के लिए। और ये जांच अब तमिलनाडु और कर्नाटक क्यों पहुंच गई? क्योंकि SIT को शक है कि इसमें शामिल लोग या चुराया गया सोना इन राज्यों से जुड़ा हो सकता है। वो चेन्नई में फर्म से पूछताछ कर रहे हैं और शायद बैंगलोर या हैदराबाद में आरोपियों के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं, या ये देख रहे हैं कि कहीं उन आर्टिफैक्ट्स की पूजा तो नहीं हो रही। SIT ने ट्रैवनकोर और देवास्वयं बोर्ड, जो मंदिर का प्रबंधन करता है, उसके कुछ पूर्व अधिकारियों पर भी चीटिंग, कंस्पिरेसी और थेफ्ट के आरोप लगाए हैं। TDV, हाँ, ये वही बोर्ड है ना जो साबरमाला मंदिर का प्रबंधन देखता है। हाँ, वही ट्रैवनकोर देवास्वयं बोर्ड। अब इस जांच से TDB के शासन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इस मामले का 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी कोई संबंध है क्या? वो महिलाओं के प्रवेश वाला। सबरीमाला और TDB लगातार स्क्रूटनी में रहे हैं। उस फैसले ने, जिसमें 10 से 50 आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध हटाया गया था, TDB के प्रशासन और प्रथाओं को माइक्रोस्कोप के नीचे ला दिया था। हाँ, वो फैसला काफी चर्चित रहा था।
कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बनाम रिलीजियस कस्टम की बहस हुई थी। बिल्कुल, उस 4.1 मेजॉरिटी वर्डिक्ट ने कहा था कि ये प्रतिबंध आर्टिकल्स 14, 15 और 25 का उल्लंघन है और डिस्क्रिमिनेटरी है। भले ही वो मुद्दा अलग था, लेकिन उसने एक प्रेसिडेंट बनाया कि टीडीबी की स्वायत्ता पर संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर सवाल उठाया जा सकता है। अब ये वित्तीय घोटाला टीडीबी की शासन क्षमता में जनता के विश्वास को और कम करता है। तो आगे क्या लगता है? जरूरत है कि एसआईटी अपनी जांच निष्पक्ष रूप से पूरी करे और लॉन्ग टर्म में मंदिर की संपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक ज्यादा पारदर्शी, तकनीक संचालित इन्वेंट्री और ऑडिट प्रणाली की जरूरत है। साथ ही धार्मिक संस्थानों के शासन में सुधार पर एक व्यापक बहस की भी आवश्यकता है। सही है। चलिए अब इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं। भारत यूनाइटेड नेशंस ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज के सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। जी हाँ, ये एक महत्वपूर्ण आयोजन है। 13 अक्टूबर को 32 देशों के वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व, सीनियर मिलिट्री लीडरशिप के प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली पहुंचे हैं। ये यूनाइटेड नेशंस ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज चीफ्स कॉन्क्लेव है, जिसकी मेजबानी इंडियन आर्मी 14 से 16 अक्टूबर तक कर रही है। यूएन ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज मतलब वो देश जो संयुक्त राष्ट्र शांति सेना यूएन पीस कीपिंग मिशंस में अपने सैनिक भेजते हैं। एग्जैक्टली, जिन्हें ब्लू हेलमेट्स या ब्लू बरेट्स भी कहा जाता है। भारत यूएन पीस कीपिंग में एक प्रमुख और निरंतर योगदान करता रहा है 1950 से ही। तो इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य क्या है? इसके कई उद्देश्य हैं। पहला, सदस्य देशों के बीच ऑपरेशनल एक्सपीरियंसेस और बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा करना। दूसरा, शांति अभियानों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल को, खासकर स्वदेशी तकनीक, आत्मनिर्भर इनोवेशंस को बढ़ावा देना। ये तकनीकें रेजिलियंस बढ़ा सकती हैं, कॉस्ट इफेक्टिव हो सकती हैं और आईईडीज, ड्रोन्स जैसे कंटेम्परेरी थ्रेट से निपटने में मदद कर सकती हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शांति सेना में भी। इंटरेस्टिंग। और तीसरा, सदस्य देशों के बीच डायलॉग और इंटरऑपरेबिलिटी, अंतर संचालनीयता को मजबूत करना। और चौथा, यूएन के डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस जैसे अभियानों का मैंडेट तय करना, उनकी प्लानिंग करना, उनका संचालन करना में टीसीसीज यानी ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज की आवाज को और ज्यादा मजबूत करना, उन्हें ज्यादा शामिल करना। भारत के लिए इस कॉन्क्लेव की मेजबानी का क्या महत्व है? भारत के लिए ये अपनी लीडरशिप दिखाने का एक अवसर है। हम अपना अनुभव, अपनी क्षमताएं, अपनी प्रतिबद्धता दुनिया को दिखा सकते हैं। ये आत्मनिर्भर भारत को डिफेंस सेक्टर में प्रमोट करने का भी एक मंच है। यहाँ डिफेंस एग्जीबिशंस भी होंगी, स्वदेशी क्षमताओं का प्रदर्शन होगा, जिससे डिफेंस एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ावा मिल सकता है और कूटनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल। 32 देशों के सैन्य नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय बैठकें होंगी, जिससे रक्षा संबंध मजबूत होंगे। ये भारत की वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है कि विदेश नीति के ईथोस को भी दर्शाता है। भारत एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल स्टेक होल्डर की अपनी छवि को और पुख्ता कर रहा है। रक्षा मंत्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और यूएन अंडर सेक्रेटरी जनरल फॉर पीस ऑपरेशंस भी इसे संबोधित करेंगे। तो उम्मीद है इससे यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस और बेहतर होंगे। हाँ, उम्मीद यही है कि यहाँ से निकले निष्कर्षों को यूएन डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस तक पहुँचाया जाएगा और टीसीसीज के बीच सहयोग बढ़ेगा। भारत शायद टीसीसीज के लिए एक स्थायी मंच या कार्य समूह स्थापित करने की पहल भी कर सकता है और अपने ट्रेनिंग सेंटर्स और स्वदेशी तकनीकें साझा कर सकता है। चलिए अब एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्शन में आते हैं। बिहार में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर गई। ये दुखद हादसा हुआ। इसकी जांच में क्या सामने आया है? हाँ, ये दिल्ली कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12506 थी, जो बिहार के बक्सर जिले में रघुनाथपुर स्टेशन के पास पटरी से उतर गई। डिरेलमेंट। इसमें दुर्भाग्यवश 4 लोगों की मृत्यु हो गई और कई लोग घायल हुए। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट, प्रिलिमिनरी प्रोब रिपोर्ट आ गई है। क्या कहती है रिपोर्ट? क्या वजह बताई जा रही है? प्रारंभिक जांच का निष्कर्ष है कि संभावित कारण फॉल्ट इन द ट्रैक यानी पटरी में खराबी था। फॉल्ट इन द ट्रैक, पटरी में खराबी। 6 रेलवे अधिकारियों, लोको पायलट सहित द्वारा हस्ताक्षरित एक जॉइंट नोट में स्पष्ट रूप से यही लिखा गया है। लोको पायलट ने भी अपनी गवाही में बताया कि ट्रेन लगभग 128 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर थी जब उसे गंभीर झटका और कंपन महसूस हुआ और फिर ब्रेक पाइप प्रेशर अचानक गिर गया। 128 किलोमीटर पर आवर, काफी तेज रफ्तार थी। और आई विटनेसेस ने क्या देखा? पास के रेलवे फाटक के गेटमैन और पॉइंट्समैन जैसे आई विटनेसेस ने पहियों के पास चिंगारी देखने की बात कही है, जो ट्रैक या व्हील में फेलियर का संकेत हो सकता है।
इस हादसे में रेलवे को 52 करोड़ रुपए 52 करोड़ रुपीस से ज्यादा का नुकसान होने का अनुमान है। 52 करोड़। हाँ। ओह, तो अब इसकी विस्तृत जांच कौन करेगा? इसकी विस्तृत जांच कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी CRS करेंगे। ये ध्यान देने वाली बात है कि CRS रेलवे मंत्रालय के अधीन नहीं आता, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत काम करता है, ताकि जांच स्वतंत्र और निष्पक्ष हो सके। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी CRS। अच्छा, CRS नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत है, ये जानना महत्वपूर्ण है। तो ये हादसा फिर से रेलवे सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े करता है। बिल्कुल, ये रेलवे सुरक्षा की लगातार बनी हुई चुनौती को उजागर करता है। अगर प्रारंभिक जांच सही है और पटरी में खराबी थी, तो ये ट्रैक मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन प्रोटोकॉल्स में संभावित चूक की ओर इशारा करता है। भारत का रेल नेटवर्क बहुत विशाल है, 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा ट्रैक हैं। इन्हें मेंटेन करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। हाँ, और शायद इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोझ भी बहुत ज्यादा है। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। हमारा रेल नेटवर्क बहुत व्यस्त है। कई महत्वपूर्ण मार्ग अपनी क्षमता से 100% से भी ज्यादा पर चल रहे हैं। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त तनाव रहता है और मेंटेनेंस के लिए पर्याप्त समय यानी मेंटेनेंस ब्लॉक्स निकालना मुश्किल हो जाता है। ह्यूमन फैक्टर यानी मानवीय त्रुटि की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि क्रू का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट नेगेटिव आया है। CRS इन सभी पहलुओं की जांच करेगा। तो आगे क्या करने की जरूरत है? CRS की जांच रिपोर्ट और उसकी सिफारिशें बहुत महत्वपूर्ण होंगी। जरूरत है कि पुरानी पटरियों को बदलने के काम में तेजी लाई जाए। आधुनिक ट्रैक मेंटेनेंस टेक्नोलॉजीज जैसे अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन USFT को अपनाया जाए और CRS की सिफारिशों का समयबद्ध तरीके से कार्यान्वयन हो। साथ ही मेंटेनेंस स्टाफ का निरंतर प्रशिक्षण और कैपेसिटी बिल्डिंग भी जरूरी है। बिल्कुल, सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। चलिए अब आज की चर्चा से जुड़े कुछ एथिक्स के पहलुओं पर बात करते हैं, केसलेट्स के रूप में। हाँ, पहला केसलेट RTI वाले मुद्दे से जुड़ा है। सोचिए, आप एक राज्य के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं। आपके राज्य में RTI अपील के निपटारे में 20 साल का वेटिंग टाइम है, क्योंकि बैकलॉग बहुत ज्यादा है और पद खाली पड़े हैं। सरकार भी उदासीन है। ऊपर से DPDP एक्ट के संशोधन ने PIOs को पर्सनल इंफॉर्मेशन कहकर रिक्वेस्ट रिजेक्ट करने की एक तरह से खुली छूट दे दी है। अब आप पर नागरिकों और कार्यकर्ताओं का दबाव है कि जानकारी दिलवाएं, और शायद सरकार का भी दबाव हो सकता है। तो यहाँ एथिकल डायलेमास क्या है? दुविधाएं कई हैं। कानून की भावना, स्पिरिट ऑफ द लॉ, जो पारदर्शिता लाना है, बनाम प्रणाली की बाधाएं, सिस्टमिक कंस्ट्रेंट्स जैसे संसाधनों की कमी। न्याय प्रदान करने का आपका कर्तव्य, ड्यूटी टू डिलीवर जस्टिस, बनाम ऐसा करने की व्यावहारिक असंभवता, प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी समय पर। आपकी व्यावसायिक ईमानदारी, प्रोफेशनल इंटेग्रिटी, बनाम संभावित कार्यकारी दबाव, एग्जीक्यूटिव प्रेशर। स्टेक होल्डर्स कौन है? नागरिक, कार्यकर्ता, PIOs, राज्य सरकार, न्यायपालिका, आपका अपना कार्यालय। तो सवाल ये है कि आप इस प्रणालीगत पतन, सिस्टेमिक कोलैप्स को कैसे संबोधित करेंगे? इन परस्पर विरोधी दबावों को संतुलित करते हुए आप RTI एक्ट में निहित संवैधानिक मूल्यों को कैसे बनाए रखेंगे? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। अब दूसरा केसलेट देखते हैं, साबरमला वाले मामले से जुड़ा। हाँ। मान लीजिए आप उस SIT के प्रमुख हैं जो सबरीमाला मंदिर से सोने के कथित दुरुपयोग की जांच कर रही है। जांच के दौरान आपको पता चलता है कि इसमें देवास्वम बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों, ठेकेदारों और शायद कुछ धनी दानदाताओं का गठजोड़ शामिल है। मामला बहुत संवेदनशील है, राजनीतिक दबाव भी आ सकता है, मीडिया की भी पूरी नजर है। अच्छा, तो यहाँ क्या नैतिक दुविधाएं होंगी? यहाँ डिलेमास हैं। निष्पक्ष जांच बनाम राजनीतिक दबाव या जनता की प्रतिक्रिया, पब्लिक बैकलैश का डर। जवाबदेही तय करने की जरूरत बनाम धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का जोखिम। जांच में पारदर्शिता बरतनी है, लेकिन सबूतों से छेड़छाड़ रोकने के लिए कुछ गोपनीयता भी जरूरी है। स्टेक होल्डर्स कौन है? भक्त, देवस्वम बोर्ड, आरोपी अधिकारी, राजनेता, आम जनता, हाईकोर्ट। तो यहाँ सवाल उठता है कि आप राजनीतिक दबाव से कैसे निपटेंगे? धार्मिक संवेदनाओं का ध्यान रखते हुए जांच की निष्पक्षता कैसे सुनिश्चित करेंगे? जांच की अखंडता कैसे बनाए रखेंगे? ये भी सोचने के लिए एक अच्छा केस है। निश्चित रूप से ये दोनों ही स्थितियां दिखाती हैं कि लोक सेवकों को किन जटिल नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल। चलिए अब जल्दी से आज की खबरों में आए कुछ महत्वपूर्ण प्लेसेस, पर्सन्स और रिपोर्ट्स देख लेते हैं। प्लेसेस में शर्म एल शेख इजिप्ट, जहां गाजा पीस समिट हो रहा है। सबरीमाला केरला, जहां मंदिर में सोने के दुरुपयोग की जांच चल रही है।
रघुनाथपुर बिहार, जहां नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस पटरी से उतरी, और उलान बातार, मंगोलिया की राजधानी, जहां से राष्ट्रपति भारत आए हैं। पर्सन्स में मंगोलिया के राष्ट्रपति H.E. खुरेलसुख उखना और भारत के विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह, जो गाजा समिट में स्पेशल एनवॉय हैं। और रिपोर्ट्स। नीति आयोग की रिपोर्ट इंडियाज ब्लू इकोनॉमी, स्ट्रैटेजी फॉर हार्नेसिंग डीप सी एंड ऑफशोर फिशरीज, और सतर्क नागरिक संगठन SNS की रिपोर्ट RTI के प्रदर्शन पर। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो आज की चर्चा में आए। डेटा एंड इन्फोग्राफिक्स। हाँ, ये आंकड़े याद रखने लायक हैं, खासकर RTI वाले। RTI एक्ट परफॉर्मेंस, 4 लाख से ज्यादा मामले लंबित, कुछ राज्यों में 29 ईयर्स तक का वेटिंग टाइम, जैसे तेलंगाना में। 89% मामलों में जुर्माना नहीं लगा। 108 से ज्यादा RTI यूजर्स मारे जा चुके हैं। ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं और व्यवस्था की हालत दिखाते हैं। बिल्कुल। और ब्लू इकोनॉमी से जुड़े आंकड़े। ब्लू इकोनॉमी, GDP में लगभग 4% योगदान, 7,517 किलोमीटर लंबी तटरेखा, 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का EEZ, PM-MSY योजना का आउटले 20,050 करोड़ रुपए। इंडिया मंगोलिया। इंडिया मंगोलिया रिलेशंस, डोर्नोगोबी रिफाइनरी के लिए $1.7 बिलियन का LOC। ये मंगोलिया की 60% ईंधन जरूरतें पूरी करेगी। राजनयिक संबंधों की 70th वर्षगांठ। और रेलवे एक्सीडेंट। रेलवे एक्सीडेंट, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस डीरेलमेंट में अनुमानित नुकसान 52 करोड़ रुपए से ज्यादा। ट्रेन की गति लगभग 128 किलोमीटर पर आवर थी। ये आंकड़े कॉन्टेक्स्ट समझने में मदद करते हैं। अब जरा एडिटोरियल इनसाइट्स देखते हैं, मतलब संपादकीय विश्लेषणों से कुछ मुख्य तथ्य। गाजा पीस समिट पर क्या कहा जा रहा है? एडिटोरियल्स का कहना है कि ये जो 20 सूत्रीय शांति योजना है, युद्ध विराम उसका सिर्फ पहला चरण है। इस प्लान में हमास का विसैनीकरण, एक इंटरनेशनल गवर्नेंस बॉडी बनाना और एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की तैनाती शामिल है। लेकिन इसमें विवाद क्या है? एक बड़ा विवादास्पद मुद्दा गाजा में इजरायली सेना IDF की उपस्थिति है, जो कथित तौर पर 53% क्षेत्र पर नियंत्रण रखती है। हमास बंधकों की रिहाई पर तो सहमत है, पर प्लान के अन्य शर्तों पर नॉन कमिटल है। एडिटोरियल का तर्क है कि स्थायी शांति के लिए अमेरिका को एक निष्पक्ष मध्यस्थ, इंडिपेंडेंट ब्रोकर बनना होगा और दोनों पक्षों की चिंताओं, इजराइल की सुरक्षा और फिलिस्तीन के आत्मनिर्णय, सेल्फ डिटर्मिनेशन को मान्यता देनी होगी। और RTI एक्ट की 20वीं वर्षगांठ पर एडिटोरियल्स क्या कह रहे हैं, खासकर DPDP एक्ट के संशोधन पर? एडिटोरियल्स इस बात पर चिंता जता रहे हैं कि DPDP एक्ट द्वारा सेक्शन 81J से लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट क्लॉज का हटाया जाना बहुत खतरनाक है। उनका कहना है कि इससे 90% तक रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो सकती हैं, क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन की व्याख्या बहुत व्यापक की जा सकती है। और DPDP एक्ट का RTI पर ओवरराइडिंग इफेक्ट भी है। हाँ, DPDP एक्ट कहता है कि अगर किसी और कानून में कोई बात इससे अलग है तो DPDP एक्ट लागू होगा। साथ ही DPDP एक्ट में भारी जुर्माना 250 करोड़ तक का प्रावधान है, जिससे PIOs और ज्यादा रिस्क अवर्स हो सकते हैं, मतलब जानकारी देने से कतरा सकते हैं। एक और बात, RTI एक्ट का सेक्शन 82 जो कहता है कि जनहित में छूट वाली जानकारी भी दी जा सकती है, उसका इस्तेमाल बहुत कम 1% केसेस ही होता है। तो संपादकीय भी RTI को लेके काफी चिंतित है। चलिए अब प्रीलिम्स फैक्ट्स का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जरूर। आज के मुख्य प्रीलिम्स फैक्ट्स। 1. गाजा पीस समिट, शार्म एल शेख, इजिप्ट में, सह अध्यक्ष US और इजिप्ट। 2. इंडियाज रैप एट गाजा समिट, कीर्तिवर्धन सिंह, मोअस विदेश मंत्रालय, स्पेशल एनवॉय के रूप में। 3. मंगोलियाज थर्ड नेबर पॉलिसी, रूस और चीन से परे अन्य देशों से संबंध मजबूत करना। 4. डोर्नोगोबी ऑयल रिफाइनरी, मंगोलिया में 1.7 बिलियन भारतीय लोन से बन रही है। 5. नोमैडिक एलिफेंट, भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास। 6. नीति आयोग ब्लू इकोनॉमी रिपोर्ट, फोकस ऑन डीप सी एंड ऑफशोर फिशरीज। 7. OSH कोड 2020, इसने 13 पुराने केंद्रीय श्रम कानूनों को कंसोलिडेट किया है, 13 लॉज। 8. इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, OSH कोड के तहत लेबर इंस्पेक्टर की नई भूमिका, एडवाइजरी, फैसिलिटेटिव। 9. RTI एक्ट अमेंडमेंट, DPDP एक्ट 2023 ने RTI एक्ट के सेक्शन 81J को अमेंड किया है। 10.
कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी CRS मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तहत आता है स्वतंत्र जांच के लिए। 11 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस डेरेलमेंट कॉज प्रारंभिक जांच के अनुसार फॉल्ट इन द ट्रैक। 12 सबरीमाला टेम्पल केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में स्थित प्रबंधन TDB द्वारा। 13 AI इन स्कूल्स शिक्षा मंत्रालय की योजना क्लास 3 से 26-27 सत्र से। 14 UNTCC कॉन्क्लेव भारत द्वारा मेजबानी नई दिल्ली में ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज का सम्मेलन। युवाओं को सोचने और लिखने के लिए कुछ सवाल। हाँ, आज की चर्चा पर आधारित मेंस के लिए कुछ प्रश्न। 1 GS पेपर 2 गवर्नेंस सूचना का अधिकार अधिनियम RTI एक्ट अपनी 20वीं वर्षगांठ पर किन चुनौतियों के सामना कर रहा है? इन चुनौतियों से निपटने और कानून के मूल उद्देश्य को बहाल करने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? 250 शब्द। दूसरा GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी के महत्व का विश्लेषण करें, विशेष रूप से मंगोलिया की तीसरे पड़ोसी नीति और भारत की एक्ट ईस्ट नीति के संदर्भ में। 250 शब्द। तीसरा GS पेपर 3 इकोनॉमी एनवायरनमेंट भारत की नीली अर्थव्यवस्था ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रमुख पहलों पर चर्चा करें। आर्थिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और पारंपरिक आजीविका के बीच संतुलन बनाने में क्या चुनौतियां हैं? 250 शब्द। चौथा GS पेपर 3 इकोनॉमी गवर्नेंस व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति OSH संहिता 2020 के मुख्य प्रावधानों का परीक्षण करें। यह कार्यस्थल सुरक्षा और व्यापार सुगमता ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बीच संतुलन कैसे स्थापित करने का प्रयास करता है। इसकी संभावित प्रभावशीलता क्या है? ये बेहतरीन सवाल है। एस्पिरेंट्स को इन पर जरूर लिखने की कोशिश करनी चाहिए। और अब बारी है आज के क्विज के। 5 सवाल, देखते हैं आपने कितना ध्यान से सुना। पहला सवाल, क्वेश्चन 1 OSH कोड 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? A इसने केवल फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को प्रतिस्थापित किया। B यह सभी कर्मचारियों के लिए नियुक्ति पत्र अनिवार्य करता है। C यह महिलाओं को रात में काम करने से प्रतिबंधित करता है। D इसने इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर की भूमिका को समाप्त कर दिया है। सोचिए, नियुक्ति पत्र, रात में काम, इंस्पेक्टर। सही उत्तर है B यह सभी कर्मचारियों के लिए नियुक्ति पत्र अनिवार्य करता है। इसने 13 कानूनों को कंसोलिडेट किया, महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति दी शर्तों के साथ, और इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर की भूमिका बनाई। ठीक है। दूसरा सवाल Q2 नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी ब्लू इकोनॉमी रिपोर्ट का मुख्य फोकस क्या है? A समुद्री पर्यटन और क्रूज शिपिंग। B तटीय राज्यों में बंदरगाहों का विकास। C गहरे समुद्र और अपतटीय मत्स्य पालन का उपयोग। D समुद्री शैवाल की खेती और समुद्री जैव प्रौद्योगिकी। ब्लू इकोनॉमी रिपोर्ट का फोकस। सही उत्तर है C गहरे समुद्र और अपतटीय मत्स्य पालन का उपयोग, हार्नेसिंग डीप सी एंड ऑफशोर फिशरीज। तीसरा सवाल Q3 भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी किन 2 प्रमुख नीतियों के संगम पर आधारित है? A लुक वेस्ट पॉलिसी और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। B नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और स्टेप डिप्लोमेसी। C थर्ड नेबर पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी। D कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी और नॉर्दर्न सी रूट स्ट्रैटेजी। मंगोलिया की पॉलिसी, भारत की पॉलिसी। सही उत्तर है C मंगोलिया की थर्ड नेबर पॉलिसी और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी। चौथा सवाल Q4 बिहार में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के पटरी से उतरने का प्रारंभिक जांच में संभावित कारण क्या बताया गया है? A लोको पायलट की त्रुटि। B सिग्नलिंग सिस्टम में खराबी। C पटरी में खराबी, फॉल्ट इन द ट्रैक। D ट्रेन में तकनीकी खराबी। प्रिलिमिनरी कॉज। सही उत्तर है C पटरी में खराबी, फॉल्ट इन द ट्रैक। और 5वां सवाल Q5 डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन DPDP एक्ट 2023 ने RTI एक्ट 2005 के किस प्रावधान में संशोधन किया है? A सेक्शन 4 प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर। B सेक्शन 6 रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। C सेक्शन 81J पर्सनल इंफॉर्मेशन।
डी सेक्शन 19 अपील। डीपीडीपी एक्ट का असर आरटीआई के किस सेक्शन पर? सही उत्तर है सी सेक्शन 81J, जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित है। बहुत बढ़िया। उम्मीद है आप सबके ज्यादातर जवाब सही होंगे। अब आखिर में आज के 10 फ्लैश कार्ड्स, ये टर्म्स आपको याद रखने चाहिए। जरूर। 1. गाजा पीस समिट, मिस्र में आयोजित गाजा संघर्ष पर केंद्रित शांति सम्मेलन। 2. थर्ड नेबर पॉलिसी, मंगोलिया की नीति, रूस चीन के अलावा अन्य देशों से संबंध। 3. OAS कोड 2020, नया श्रम कानून कार्यस्थल सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्थितियों पर केंद्रित। 4. ब्लू इकोनॉमी, समुद्री संसाधनों का सतत आर्थिक उपयोग। 5. सेक्शन 81J ऑफ RTI, व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित प्रावधान, हाल ही में DPDP एक्ट द्वारा संशोधित। 6. UTTC कॉन्क्लेव, UN शांति सेना में योगदान देने वाले देशों का सम्मेलन, भारत द्वारा मेजबानी। 7. डॉर्नो गोबी रिफाइनरी, मंगोलिया में बन रही तेल रिफाइनरी, भारतीय लो सी से वित्त पोषित। 8. कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी CRS, रेलवे दुर्घटनाओं की स्वतंत्र जांच एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तहत। 9. ट्रैवनकोर देवास वोम बोर्ड TDB, केरल में सबरीमाला सहित कई मंदिरों का प्रबंधन करने वाला बोर्ड। 10. सतर्क नागरिक संगठन SNS, एक नागरिक संगठन जो RTI के कार्यान्वयन पर नजर रखता है। की टेकअवेज। संक्षेप में आज हमने देखा, RTI एक्ट अपनी 20वीं वर्षगांठ पर गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। संस्थागत देरी, लाखों लंबित मामले और DPDP एक्ट द्वारा सेक्शन 81J में संशोधन से इसकी धार कुंद होने का खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत ने गाजा पीस समिट में एक संतुलित भूमिका निभाई और मंगोलिया के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को ऊर्जा, रक्षा और खनिज जैसे क्षेत्रों में और मजबूत किया। अर्थव्यवस्था में नीति आयोग ने ब्लू इकोनॉमी, खासकर डीप सी फिशरीज के सतत विकास के लिए एक महत्वाकांक्षी रणनीति पेश की है, जिसमें आजीविका और पर्यावरण संतुलन प्रमुख चुनौती है। शिक्षा में क्लास 3 से AI को पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना भविष्योन्मुखी है, पर शिक्षक प्रशिक्षण और डिजिटल डिवाइड जैसी बाधाओं को दूर करना होगा। और अन्य खबरों में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस डीरेलमेंट की प्रारंभिक वजह ट्रैक फॉल्ट बताई गई है, जो रेलवे सुरक्षा पर सवाल उठाती है, और साबरमाला में सोने के दुरुपयोग की SIT जांच का दायरा बढ़ गया है। बिल्कुल। और अब हमारे श्रोताओं के लिए, डियर एस्पिरेंट, आज का विश्लेषण सिर्फ खबरें नहीं, ये वो आईना है जिसमें आप उस दुनिया को देखते हैं जिससे आप एडमिनिस्टर करने का सपना देखते हैं। RTI की जटिल पाए हों या गाजा समिट की कूटनीति, OSH कोड के न्यूआंसेस हों या ब्लू इकोनॉमी की पोटेंशियल, हर विषय गवर्नेंस, एथिक्स और पॉलिसी मेकिंग की एक लाइव केस स्टडी है। इस विशाल सिलेबस को बोझ मत समझो, इसे अपना ट्रेनिंग ग्राउंड समझो। हर चुनौती, हर कॉन्सेप्ट जो आप मास्टर करते हैं, वो आपके अंदर के सिविल सर्वेंट के एनालिटिकल माइंड और रेजिलिएंट स्पिरिट को मजबूत बना रहा है। ये रोज की लर्निंग आपको उस बदलाव के लिए तैयार कर रही है जो आप लाना चाहते हैं। रास्ता लंबा है, पर हर दिन की मेहनत मंजिल तक पहुंचने वाला पुल बना रही है। फोकस्ड रहो, रिवाइज करो, प्रोसेस पर भरोसा रखो। यू कैन डू इट। इस विश्लेषण को दोबारा सुने ताकि पॉइंट्स अच्छी तरह याद हो जाएं। ये ना सिर्फ UPSC बल्कि जीवन की समझ के लिए भी फायदेमंद है। और अगर ये विश्लेषण पसंद आया तो हमारे चैनल सुन लो UPSC को YouTube पर लाइक करें, शेयर करें अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ, कमेंट करके बताएं आपको क्या अच्छा लगा या आपके क्या डाउट्स हैं, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। आप सिर्फ ₹299 में हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके सभी वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा काम वाकई पसंद आ रहा है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स का इस्तेमाल करें। आपके छोटे से कंट्रीब्यूशन से हमें इस चैनल को लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल बनाने में बहुत मदद मिलेगी। सुनने के लिए धन्यवाद। सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।